हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आपको ज्ञान तक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेगा क्विज़ के टॉप 50 क्वेश्चन जो हम हर रविवार को रात 8 बजे करते हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो इसके जो पहले के क्वेश्चन थे वो हम 2 बजे जो टेलीग्राम पे क्विज़ होते हैं उसमें कर चुके हैं। बाकी जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसको हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आज बात कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो में या फिर आज के इस क्विज़ में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं। उसके बाद जो है मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो है क्वेश्चंस करने वाला है। ठीक है, और साथ साथ आपको ये बता दें कि इसमें जो है आपको टाइमर का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू करेंगे तो एक टाइमर जो है वो ऑन हो जाएगा और आपको विद इन टाइमर जो भी आंसर्स आएंगे अगर टाइमर के अंदर है वही कंसिडर किए जाएंगे, है ना। अगर टाइमर समाप्त होने के बाद जो अगर आपने आंसर कुछ भी लिखे तो आपका वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात जान लें, जैसे कि यहाँ पे एडिटिंग वालों ने हमारे कर रखा है कि निकलो जब किसी सफ़र पर तो अपनी गाड़ी में संघर्ष, सब्र, धैर्य और हौसले के पहिए जो है ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, चले एक चीज़ और बता दें आपको कि अगर बाई चांस आपको किसी भी जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो नोट्स या किसी प्रकार की हेल्प जो है प्रोवाइड की जाती है, अगर आप तक नहीं पहुँचती हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर दिया हुआ है, या फिर जब आपको ये PDF जो है टेलीग्राम के द्वारा प्रदान किया जाएगा तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वहाँ पर चला जाएगा और उसके थ्रू आपको जो भी किसी भी कोर्स या किसी भी एग्जाम्स के लिए, है ना, जो भी नोट्स चाहिए आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर ये है कि जो ये PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको आप और भी लोगों तक शेयर करना, जिससे कि क्या है उनका भी थोड़ा बहुत हेल्प हो सके, है ना। और आपको जो आंसर लिखना है वो क्या है टाइमर के पहले लिखना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको यहाँ पर क्या है टाइमर का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर आपको टाइमर दिख रहा होगा 10 सेकंड का, ये वाला टाइमर। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान देना है। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा कि भाजपा के साथ गठबंधन को भंग करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? कर्नाटक, बिहार, गुजरात या आसाम। ठीक है, तो टाइमर आपका ऑन हो चुका है। आपको जो भी आंसर कमेंट में करने हैं, है ना, प्रश्न संख्या के साथ में करें। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर दिख नहीं रहा है, बट आप भी जब भी आंसर लिखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर वहाँ पर शो हो रहा होगा तो आपको आंसर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है करना रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर जो है वो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने क्या है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा दे दिया है और उनका जो है पहले भाजपा के साथ में गठबंधन था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये है कि खबरों में रह चुकी मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी हैं या किस खेल से संबंध रखती हैं? फुटबॉल, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी या क्रिकेट? कमेंट जो है टाइम के अकॉर्डिंग करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, यानी कि विकल्प ए जो है इसका सही है। तो मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री जो है AIFF महिला और पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर जो है इनको चुना गया है और इस खेल से ये संबंध रखती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, आसाम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका आंसर जो है आपको टाइमर से पहले बताना है। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चिनाब ब्रिज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में जो है भारत के लिए अंतिम स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा सुधीर, विनेश फोगाट, शरद कमल और बजरंग पुनिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या है टाइमर समाप्त होने से पहले बताने हैं। ठीक है, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। और ये जो संडे को है ना, एवरी संडे क्या है आपको मेगा क्विज अभी 40 चल रहा है, अगली बार 41 हो जाएगा ऐसे ना। जो भी टॉप 50 क्वेश्चंस होते हैं उसको हम क्या है मेगा क्विज में कराते हैं। जो भी क्लासेस होती हैं हफ्ते में, है ना, उसके क्वेश्चंस क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इसके अंदर हम इंक्लूड करा दें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पैदल जो है पैडलर शरद कमल ने टेबल टेनिस
पुरुष एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक के साथ में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का आखिरी स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शतरंज ओलंपियाड 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है ए बांग्लादेश, बी है वियतनाम, सी है तजाकिस्तान और डी है उज्बेकिस्तान। चलिए टाइमर आपका ऑन हो गया है। सर टाइमर में 10 सेकंड का नहीं, 10 सेकंड का टाइमर इसलिए है ना क्योंकि ये थ्योरी वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, मतलब जीके के क्वेश्चंस या करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, उसमें आपको 10 सेकंड नहीं, इसको आप 20 सेकंड मान लो, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पढ़ता भी रहता हूँ ना। ये 10 सेकंड तो आपको खाली सोचने के लिए मिलता है, बाकी क्वेश्चन वैसे देखते ही समझ में आ जाता है अगर आंसर आपको पता रहता है तो, इसलिए आपको 10 सेकंड। बाकी भी 20 सेकंड जो होगा मैथ और रीजनिंग अगर क्वेश्चन होंगे उसमें आपको टाइमर जो है वो 20 सेकंड का मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो शतरंज ओलंपियाड 2026 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है ना कि एक ट्वीट के अनुसार उज्बेकिस्तान 2026 शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी जो है वो करेगा। चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने कितने महीनों के लिए स्टार्टअप और MSME को 5G टेस्ट बेड जो है मुफ्त में देने की पेशकश की है। 12 महीने, 8 महीने, 9 महीने या 6 महीने। जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और वीडियो को लाइक करें। बाकी जब भी अगली बार जब भी आएंगे तो एक दो फ्रेंड है ना जो भी पढ़ने वाले हैं सिर्फ, जो क्योंकि कमेंट में क्या है कुछ फालतू लोग भी आते हैं तो वो डिस्टर्बेंस करते हैं, तो जो भी पढ़ने वाले हैं वो साथ में आया करें, उनको लेकर आएँ। और दूसरी बात ये है कि जो ऑफलाइन क्लासेस मतलब टेलीग्राम पे या जो मीटिंग जहाँ भी होती है वहाँ पर जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, क्लासेस कराए जाते हैं, उसमें काफ़ी लोग एब्सेंट रहते हैं ना, वो भी कंटिन्यू क्लासेस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ दिन में भी आपके मैथ के जो हैं क्लासेस वो कंटिन्यू कर देंगे हम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आंसर नंबर डी है। तो केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 तक अगले 6 महीनों के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जो है MSMEs को स्वदेशी 5G टेस्ट बेड जो है फ्री में यानी मुफ्त में जो है देने की पेशकश करने का निर्णय लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तेजस्वी यादव, बी है राबड़ी देवी, सी है नीतीश कुमार और डी है ऑप्शन नंबर डी है तेज प्रताप यादव। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है वैसे, अगर न्यूज़ देखते रहे उसका आंसर जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर है ए। ठीक है, तेजस्वी यादव जो है इनको बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है उसके रूप में नियुक्त किया गया है और ये जो है अपना शपथ ग्रहण समारोह जो है पटना राजभवन में लिए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि खबरों में रहे डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम या फिर सिक्किम में। ठीक है, तो इसलिए आपका टाइमर जो है स्टार्ट हो चुका है। तो नहीं, टाइमर 10 सेकंड होने का रीज़न यही है कि आपको जो है ये सब क्वेश्चंस विदिन 10 सेकंड आपको एग्जाम टाइम में भी करने रहेंगे, है ना। 15 to 20 सेकंड मैक्सिमम आपको 20 सेकंड में जितने भी थ्योरी वाले, चाहे वो उसके हो गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स जो भी हैं, रीजनिंग और मैथ के लिए आप मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम दे सकते हैं ना। इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। चलिए तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार जो है अपने तीसरे हवाई अड्डे जो कि डोनी पोलो एयरपोर्ट का नाम दिया गया है, ये ईटानगर में निर्माणाधीन है ना, इसका जो काम है वो भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का जो है उद्घाटन किया गया है। तो जबलपुर से दिल्ली, चेन्नई से मुंबई या अहमदाबाद से लखनऊ या फिर मुंबई से अहमदाबाद। तो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका आंसर जो है आपको टाइमर से पहले बताने हैं। ठीक है, चलिए तो आपका जो टाइमर है वो लगभग ओवर हो चुका है। अब इसका जो राइट आंसर वो बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इन्होंने मुंबई और अहमदाबाद के बीच में आकाशा एयर की पहली उड़ान का जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बजरंग पुनिया ने CWG 2022 में पहलवान की किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पुरुषों के 65 किलोग्राम, है ना, या ऑप्शन बी है पुरुषों के 60 किलोग्राम, ऑप्शन सी है पुरुषों के 72 किलोग्राम, ऑप्शन डी है पुरुषों के 91 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका जो टाइमर है आपका ऑन हो चुका है। बाकी जो भी मेगा क्विज ये चल रहा है इसमें जो टॉप 3 विनर्स होंगे ना उसको क्या है
सर्टिफिकेट मिलता है और उसका एक अलग महत्व होता है। जो भी सर्टिफिकेट जिसको भी अभी तक जितने भी मिले हैं उसका एक अलग महत्व होता है। जितने मैक्सिमम सर्टिफिकेट आपके पास होंगे उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है इन फ्यूचर, ठीक है। वैसे आपको किसी भी एग्जाम के नोट्स नहीं होंगे तो अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसके लिए प्राइस या किसी भी वेबसाइट वाले जो हैं आपसे नहीं वो करेंगे, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है कि भारतीय पहलवान जो बजरंग पुनिया है इन्होंने बर्मिंघम में चल रहे जो अंतर्राष्ट्रीय खेल 2022 है ना, इसमें क्या है पुरुषों के 65 किलोग्राम में भारत के लिए स्वर्ण पदक जो है जीता है, ठीक है। तो मेगा क्विज का जो अगला सेक्शन है वो अर्थमेटिक्स के हैं, है ना। मैथ के जो बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होंगे तो उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, विपरीत दिशाओं में चल रही ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में वो क्रॉस करते हैं, यानी कि उसको पार करती है, और वे एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करते हैं, तो उनकी गति का जो है अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए है ऑप्शन इसका 1:3, ऑप्शन बी है 3:2, ऑप्शन सी है 3:4, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है आपको टाइमर से पहले बताना है, और तुक्का जो लगा रहे हैं कुछ लोग, है ना, इसमें क्या है कुछ सॉल्व करना है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तुक्का लगाने की कोशिश ना करें। नहीं, जो आता है ठीक है, नहीं आता है आप चलो वो चलता है, बट कोशिश करो इसको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है ना नहीं सॉल्व कर पाते हो तो आपको आंसर जो है वो दिखाऊंगा, साथ में उसका सॉल्यूशन भी बगल में रहेगा, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में उतना समझाने में टाइम नहीं दूंगा, सिंपल क्वेश्चन है तो उतना सॉल्यूशन में टाइम दूंगा तो थोड़ा सा जो क्लासेस है वो लंबी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है कि 3:2 जो है 2 का ये जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ है स्क्रीन पर है, आप इसको पीछे करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी है, अगर जिसका नहीं हुआ है उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक हवाई जहाज़ 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी जो है ना, एक सर्टेन लिमिट क्या है तय करती है, और उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से यात्रा जो है करनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 360 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 600 किलोमीटर प्रति घंटे, या फिर ऑप्शन डी है 720 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें जो है लगभग 30 सेकंड का टाइमर या 35 सेकंड का टाइमर मान सकते हो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन थे, 10-15 सेकंड में आपको क्वेश्चन बताने में लगता हूँ, है ना। उसके बाद क्या है 20 सेकंड का टाइमर रहता है। मैथ वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ एंड रीजनिंग के, उसमें आपके जो टाइमर्स हैं वो 20 सेकंड्स के होंगे, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 720 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसने भी अगर इसका अभी तक आंसर नहीं किया है तो सॉल्यूशन में आप साथ में दिखाई जा रहा हूँ, है ना। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके करना है। अगर इसका नहीं हो रहा है उसके लिए बता रहा हूँ बस, या फिर क्या है वीडियो को बैक करके जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद में कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, साधारण ब्याज पर एक धनराशि को 3 रुपये साल में, है ना, 815 रुपये, और 4 साल में जो है 854 रुपये राशि जो है, ठीक है। तो इसका जो साधारण ब्याज है वो निकालना है, तो 650, 690, 698 या 700 रुपये, जो मेन राशि है वो कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, हाँ सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। तो अभी रीजनिंग और मैथ्स जो है आपको पढ़ाया नहीं गया है ना, मतलब मैंने नहीं पढ़ाया एक्चुअली। तो जब भी क्लासेस होंगे तो ये सब आसान क्वेश्चन है, इसके ट्रिक्स भी हैं कई सारे, वो आपको एक एक करके क्लास में पता चलेगा। और जो भी बच्चे सोच रहे हैं अभी कि क्लास कहाँ होती कैसे होती है, तो अभी आपको ना जब PDF ये प्रोवाइड किया जाएगा या फिर इसके बारे में बताया जाएगा कि PDF आपको कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देखा रहेगा, है ना। उसमें क्या करना है, आपको कॉन्टैक्ट करना है और क्लासेस के बारे में वो आपको वहाँ पर बता देंगे, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 698 रुपये, ठीक है। तो बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर जो है अगर आप बाई चांस नहीं कर रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पाता है किसी तरीके से, है ना, तो इसका आंसर जो है स्क्रीनशॉट लेकर बाद में अपना कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक राशि पर कुल साधारण ब्याज जो है 4016.25 है, और 5 साल में 9 PCPA की दर से इसकी जो मूल राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 4462.5, या बी है 8032.5, सी है 8900, डी है 8925, या ई है इनमें से कोई नहीं। तो 5 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका जो आंसर है वो क्या है, आपको
टाइमर से पहले बताने हैं। 20 सेकंड का टाइमर है। बाकी कुछ अगर नए लोग जो जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी पिछले जो मेगा क्विज़ हो चुके हैं ना, अभी मेगा क्विज़ 40 है ये जो भी चल रहा है, इसका जो है ये मेगा क्विज़ 40 चल रहा है। इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मेगा क्विज़ में करा दिए हैं, और सब्जेक्ट वाइज भी आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे ना, सब्जेक्ट वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले क्या है आपको वो सारे वीडियोज़ जो है ना फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेने हैं। तो उससे क्या रहेगा कि आपको एक बार अगर क्वेश्चन देख रखा है आपने, बाई चांस एग्जाम में आ गया, तो अगर इसका आंसर मैंने बता दिया है ना, या फिर स्क्रीन शो कर दिया यहाँ पर, तो आपको याद रहेंगे। क्योंकि विजुअलाइजेशन क्या होता है, हमारे माइंड को जल्दी याद रहती है चीज़ें। पर्पज़ यही है आपको यहाँ पर मेन क्वेश्चन दिखाने का। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, 8,925 रुपये। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार नोट कर लेना। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा अभाज्य संख्या, ठीक है, टिक कर दिए। ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्या है, जो भी आंसर है या फिर मतलब जो भी क्वेश्चन से पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, वो नहीं पूछ रहा है या संख्या है पूछ रहा है, ठीक है, इस पर थोड़ा सा गौर करना। बच्चे अक्सर यही मिस्टेक करते हैं कि अभाज्य संख्या है ना, ये सोच लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा फ्लो में पढ़ लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको टाइमर से पहले कमेंट करना है। ठीक है, अभी जो है रीजनिंग और मतलब मैथ और रीजनिंग तक जो है करंट अफेयर से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो बिना सीरियल वाइज थे, है ना। बट उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे जीके जीएस के, उसमें क्या है, आपको टाइमर जो है, आपको जो भी आंसर मान लो ए से या बी, जो भी आप आंसर टाइप करते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ में करेंगे। क्योंकि ऐसे थोड़ा सा ना हो सकता है वॉइस लेट जा रही हो, है ना, या फिर होता क्या है कि बच्चे लेट सुन के टाइप करते हैं, तब तक वो क्वेश्चन निकल जाता है, वो उसका आंसर वो अगले क्वेश्चन में लिखता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज़ हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी और आपको भी दिक्कत होगी। दूसरी बात यह है कि आप जब भी, है ना, आप जब भी क्या है अपना पूरा मेगा क्विज मान लो अटेंड करते हैं, और लास्ट में क्या है, अगर मान लो किसी का मिशन के नाम से, है ना, अलग नाम से क्या है यूट्यूब चैनल पे नाम वहाँ पर, या जो कमेंट करते हैं वो अलग नाम से आता है, तो सर्टिफिकेट के लिए अगर क्या है आपको जो नाम ऑथेंटिक लगेगा हमें कि हाँ ये नाम सही है, जेन्युइन है, उसी नाम के सर्टिफिकेट बनते हैं। अगर आप मान लो मिशन यूपीएससी के नाम से चैनल है आपका, और आपने सारे क्वेश्चन सही कर लिए हैं, फिर भी आपको सर्टिफिकेट नहीं बनेगा क्योंकि आपका नाम सही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपके एंड में, है ना, जब 50 क्वेश्चन पूरे खत्म हो जाएंगे, तो आपके कितने प्रश्न थे, कितने प्रश्न आपने लगभग सही किए हैं, और आपका असली नाम क्या है, वो आखिरी में जो है आपको कमेंट में लिखना रहेगा। उससे क्या होगा, सर्टिफिकेट क्या है उसी नाम से आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो आपके लॉजिकल रीजनिंग से है। तो लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। पहला प्रश्न है, काफ़ी सिंपल सा है कि इस श्रृंखला में देखें 22, 21, 23, 22, 24, 23, है ना, डॉट डॉट डॉट, आगे कौन सी संख्या जो है आनी चाहिए, है ना, ये जो गैप दिख रहा है आपको यहाँ पर, कौन सी संख्या जो है आनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 22, बी है 24, सी है 25 और डी है 26। तो टाइमर जल्दी ऑन कर दे, क्योंकि सिंपल जो है क्वेश्चन था, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कुछ भी दिक्कत आए किसी भी प्रश्न से लेकर के कि इसका आंसर गलत है या कुछ इसका समझ नहीं आए, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर व्हाट्सएप नंबर आपको पता है ना, किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, तो मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड, नंबर लिख देता हूँ। इसी नंबर पर क्या है आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। कॉल की सुविधाएं इस पर बंद करवा रखी है हमने, व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ ज़्यादा इमरजेंसी आ रहा है तो आप जो है व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, इतना आपको परमिशन है। ठीक है, नोट कर लो, नंबर मैं नोट कर देता हूँ, उसके बाद आंसर शो करता हूँ। ठीक है, 9172872281, तो ये नंबर जो है व्हाट्सअप का है। ठीक है, ऑफिशियल चैनल का। बाकी मेरा पर्सनल नंबर जो है, अगर आपको कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि हाँ नहीं वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनसे ही नंबर मांग लेना, वो प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी श्रृंखला का ही है कि इस श्रृंखला में 53, 53, 40, 40, 27, 27 में आगे जो है कौन सी संख्या जो है आनी चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और करने का तरीका भी जो है बहुत आसान है। बट एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक लगाते हैं इसमें, है ना। रीजनिंग देखो, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे रीजनिंग के, उसमें क्या है वो पूरा ट्रिक बेस पे है। वैसे अगर करने लग जाओगे तो, है ना, बहुत सारा मतलब टाइम एक तरह से वेस्ट हो जाता है रीजनिंग में। अगर आपको ट्रिक या सिंपल से सॉल्व करने का तरीका पता ही नहीं है, तो आप उसको सॉल्व करते रहेंगे, है ना, थोड़ा टाइम जो है ज़्यादा लग जाता है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। और अगर कुछ भी जैसे क्वेश्चंस है ना, उसका आंसर आप
नहीं निकाल पा रहे हैं बाई चांस, रीजनिंग और मैथ के लिए बता रहा हूँ बस, तो उसमें क्या करना है, मैं साथ में उसका तरीका या फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, तो आपको क्या करना है, उससे मैच कर लेना है ना, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। अगला प्रश्न है हमारा कि उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष आकृतियों से भिन्न है। आकृति यहाँ पर आपको एक सिंपल से दी हुई है, इसमें देख लीजिए ये जो है चारों में से कौन ऐसा है जो एक तरह से भिन्न है ना, डिफरेंट है, बाकियों से कौन ऐसा है जो भिन्न है, वो पूछ रहे, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो लोग नए आ रहे हैं उनसे एक बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, है ना, और क्या करना है आपको कि वीडियो को लाइक करके, और नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे, इस बार तो नहीं, अब क्विज करते टाइम बैक करके शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, बट हाँ आपको क्या करना है कि जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे, है ना, अपने जो भी फ्रेंड्स वो भी जो पढ़ने वाले हों, सबको नहीं, जो पढ़ने वाले हों उनको इन्वाइट करके क्विज़ में लेकर आएंगे, मेगा क्विज़ में या फिर जो भी कंटिन्यू क्लासेज होंगी उसमें। और वो क्या है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन है ना जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ अभी। अभी तक जितने मेगा क्विज हुए हैं, लगभग ये मेगा क्विज 40 है, इसके पहले के जितने मेगा क्विज हो चुके हैं वो आपको चैनल पर अपलोड मिल जाएगा, उसको दा करके फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 20 सेकंड टाइमर चलता है ना, तो वो 20 सेकंड आपको थोड़ा कवर करने के लिए थोड़ा सा भगा के जो आंसर है और जो क्वेश्चन है एक बार अपने दिमाग में क्या है देख लेना, मतलब वैसे सिंपल सा, ठीक है। उसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि उस आकृति का चयन कीजिए जो दूसरों से भिन्न है या शेष से जो है डिफरेंट है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सिंपल सही है। क्वेश्चन जो है उसका भी एक तरीका है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जो भी क्वेश्चन हैं, अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है ना कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर इसका आंसर गलत है, तो आप बाद में हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको हम सही कर लेंगे अगर कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ तो, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बहुत सिंपल से था, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों है एक सिंपल से बता देते हैं, बाकी देखो एक है ना समांतर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, ऐसे जा रही है, इसलिए इसका हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलो कोई नहीं, आंसर इसका पहले दिख गया आपको, फिर भी उस आकृति का चयन कीजिए जो दूसरों से भिन्न है, इसमें भी वही तरीका लगाना है, और ये एग्जाम में आपको 100% इस प्रकार के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है ना, या तो कुछ डायमेंशन दिए होंगे, कुछ डायग्राम जो है ऐसे बने होंगे, तो ये क्वेश्चन आएगा, एक 100% एक क्वेश्चन आएगा इसका कि शेष आकृतियों से जो भिन्न है, ऐसा लिख करके, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, चौथा वाला जो है। उसका रीज़न भी है, आप एक पढ़ के देख ले सकते हैं, अभी इतना तो वो नहीं है। चलो अब अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ज्योग्राफी के होने वाले हैं, और इसमें जो है आपको टाइमर क्या है 20 सेकंड का नहीं बल्कि 10 सेकंड का टाइमर है उसमें दिया जाएगा आपको। तो अभी तक जो है हम करंट अफेयर्स के, रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी जो क्वेश्चंस करेंगे ये क्या है आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस के क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है। देखो जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसका यहाँ पर कर दिए, और सीजीएल या आप बोल सकते हो कि पहले टाइमर ऑन कर देते हैं, इसका जो सीजीएल का होगा या यूपीपीसीएस है ना, या यूपीएससी प्रीलिम्स, ऐसे जो भी क्वेश्चन दिखते हैं जिसमें इस लेवल के क्वेश्चन है, इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला। क्लास में भी आपको जो भी क्लासेज में कराता हूँ आपको बताता रहता हूँ कि हाँ ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का कितना योगदान है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। दूसरी बात ये है कि आपको अभी जितने भी क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा सा ये फास्ट रहेगा, क्योंकि आपको टाइमिंग 10 सेकंड का ही मिल रहा है ना। तो आंसर को क्या है क्वेश्चन नंबर के साथ, मैंने आपको पहले बताया था कि रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर्स में क्या है आपको क्वेश्चन नंबर शो नहीं होंगे, आपको कमेंट नॉर्मल ऐसे करने हैं, लेकिन इसके बाद जो है थ्योरी वाले, क्योंकि उसमें टाइमर आपको ज़्यादा रहता है तो हम कमेंट जो है आसानी से देख सकते हैं। बट अभी क्या है क्वेश्चंस कम है, जैसे आप हो सकता है लेट वॉइस जा रही हो आप तक, है ना, नेटवर्क इशू हो, कुछ भी हो, तो आप जब कमेंट करते हैं ना हो सकता है वो पहले आ जाता हो। क्वेश्चन नंबर जैसे तीसरा चल रहा है अभी आप, या दूसरा चल रहा है, तो आप जो कमेंट कर रहे हैं उसका आंसर वो तीसरे में आ रहा है ना, इसलिए क्या है आपको क्वेश्चन नंबर के साथ में जो आपका आंसर जो है लिखना है। और टाइमर के पहले कोशिश करो, 10 सेकंड बहुत हो जाता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70% जो है ये ताप विद्युत पर है ना, थर्मल पावर प्लांट पर निर्धारित।
अगला क्वेश्चन है, तालचर और इन्नौर किस लिए उल्लेखनीय है? ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है आपका जल विद्युत शक्ति संयंत्रों के लिए, बहुतापी शक्ति संयंत्रों के लिए, तापी शक्ति संयंत्रों के लिए, या परमाणु शक्ति संयंत्रों के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापी शक्ति संयंत्रों के लिए क्या है, तालचर और इन्नौर जो है फेमस है, उल्लेखनीय बोल सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या फिर हिमाचल प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आपको टाइमर से पहले देना है। और बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो लोग नए आ रहे हैं, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और किसी को भी कुछ डाउट हो क्वेश्चन से लेकर के, या जो क्लासेस अभी होती हैं डेली कि कहाँ होती है, नहीं पता हो कुछ, तो व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने बताया, ठीक है। वीडियो को क्या है, रिवर्स करके थोड़ा सा पीछे जा करके देख सकते हैं, बैक कर लें। और व्हाट्सअप नंबर वैसे आपको मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है, या फिर हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ भी क्या है, व्हाट्सअप का ऑप्शन रहता है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो भी अभी एग्ज़ाम्स नज़दीक होने के कारण हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पर क्या है, लगभग 99% तक क्या है, जितने भी नोट्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं सब पे छूट दी गई है ना। 90% से लेकर के 99% तक जो है, लगभग 99% तक छूट जो है दी गई है। रीज़न यही है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो है काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए क्या है, वेबसाइट वालों ने क्या किया, आपको डिस्काउंट जो है प्रोवाइड किए हैं। दूसरी बात यह है, अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं, है ना, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो पर सर्टिफिकेट उसका अलग, मतलब आपके पास बाई चांस 5 सर्टिफिकेट है तो उसका एक अलग बेनिफिट है। सर्टिफिकेट किस चीज़ का? यही जो मेगा क्विज हो रहा है, चाहे वो यूट्यूब का हो या टेलीग्राम पे होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता है, टेलीग्राम पे 2 बजे होता है मेगा क्विज बाय अक्कू ज्ञान तक ग्रुप में, यूट्यूब पर रात के 8 बजे होता है, ठीक है। सेम इसी चैनल पर होता है प्रत्येक संडे को, है ना। चलो अब बात करते हैं पहले इसके आंसर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत में विद्युत आपूर्ति का आपूर्ति जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? कई बार क्वेश्चन पूछा गया था ये, इसके साथ में कई बार पूछा गया ये। इसका आंसर जो है आपको टाइमर से पहले बताना है। ऑप्शन ए दार्जिलिंग, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है। ऑप्शन डी, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 10 सेकंड बहुत हो जाता है वैसे, जिसको आंसर पता रहेगा तो देखते ही क्वेश्चन बता देगा, है ना, इसका आंसर ये है। चलो, दार्जिलिंग जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में। तो पॉलिटी में जो है कई सारे वैसे क्वेश्चंस हैं अभी, क्योंकि क्लासेस जो हैं इसकी 1-2 क्लासेस भी हुई हैं जो मैंने कराई हैं, बाकी दूसरे सर कराते हैं, आप वो करते नहीं है, मॉर्निंग के टाइम पे होती है। तो पॉलिटी क्लासेस जो है ना वो कंटिन्यू कर देंगे वो, अगर आप कंटिन्यू, आप एक्चुअली क्या है ना, आप लोग खुद नहीं करते कंटिन्यू, है ना। कोई आ जाता है, कल की 2 क्लास छोड़ दी किसी ने, तो वो उनको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कि हाँ मैं थोड़ा सा वैसे करूँ, तो इसलिए क्या है, आपको कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, क्लासेस जो हैं आपको हम अपनी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितनी भी क्लास हो रही है, जितने भी सब्जेक्ट की, आपको सही टाइम पर कराई जाए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ये तो क्वेश्चन बताया था मैंने, क्लास में भी एक बार कराया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी है 1892, सी है 1909, या फिर डी है चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट के बारे में भी मैंने एकदम अच्छे से बता रखा है ना, जब वो संविधान वाली पहली क्लास कराई थी कि भारत का संवैधानिक इतिहास आपको जब पढ़ाया था, उसमें जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़े थे, ठीक। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या है, इसको प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी है, इससे रिलेट करता है क्वेश्चन ये। ऑप्शन बी है आपका कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार जो है मिला हुआ है? ऑप्शन है ए है इसका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बी है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, सी है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, डी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अभी जो थोड़ा सा फास्ट करते हैं ना, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसका कि मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, है ना, क्लास में भी बताया था आपको। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका युद्ध में सहायता हेतु, बी है पूर्व स्वतंत्रता देना, सी है पृथक निवासी प्रणाली, या डी है भारत की भागीदारी जो है इसको बढ़ाना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथक निवासी प्रणाली जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? तो मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो आया था उसके तहत, या फिर क्रिप्स मिशन जो था 1942 का उसके तहत, या फिर
पार्लियामेंट्री सुधार 1909 के तहत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी क्या है, जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो टॉपिक वाइज कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो साथ में हम 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वाइज हम इंक्लूड करते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है किस बात की व्यवस्था की गई है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था या द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है सही आंसर है इसका। ठीक है, अब जो है हिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं। तो हिस्ट्री में 3 होते हैं, आपको बताया था वैसे, है ना, मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी क्लासेज आपको मैंने करा दी है, पूरे नोट्स अवेलेबल करा दिए आपको। जिसको अभी तक नहीं मिला है तो या तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है या टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑफिशियल ग्रुप में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है हम जो क्लासेज लास्ट टाइम हुई थी उसके क्वेश्चन जो है इंक्लूड कराएंगे। ठीक है, तो लगभग इसमें 5 से 10 जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके मुगल साम्राज्य वाले होंगे, है ना, काफ़ी इजी हैं वो भी। गुजरात विजयनगर की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा जो है, या जामा मस्जिद, या फिर सिद्दी बशीर जो है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार वैसे पूछा गया है। अच्छा, कुछ कुछ ना आपको बता दो, पहले क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो नाम दिखते हैं, है ना, या फिर यहाँ पर जो एग्जाम्स के नाम दिखते हैं और भी हैं बहुत सारे, वो बाद में हम कितना खोजते खोजते थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो मेन मेन हमें लगता है वो इंक्लूड कर देते हैं कि हाँ ये कई बार जो है इसमें रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है बुलंद दरवाज़ा है। ऑप्शन बी है पानीपत की दूसरी लड़ाई। कल लास्ट क्लास में हमने इसको कराया था कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में, जो कि आपको 5 अप्रैल 1556 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, है ना, क्वेश्चन में आपको ये पूछा भी था मैंने। ऑप्शन देख लेते हैं, राजपूत और मुगल, बी है अकबर और हेमू, सी है बाबर और इब्राहिम लोदी, और डी है सिकंदर और आदिल शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था ये। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। टाइमर से पहले ही आपको आंसर करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, देखते ही आपको क्या है आंसर इसका पता होना चाहिए। डायरेक्ट थ्योरी के मतलब माध्यम से हैं, जितने भी आपने थ्योरी में क्लासेस में की हैं, है ना, वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, अकबर के द्वारा। चौथा प्रश्न हमारा कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ जो है तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? शाहजहां, जहांगीर, अकबर और बहादुर शाह जफर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं स्क्रीन पर। इसका राइट आंसर जो है उसको कमेंट करना है आपको टाइमर से पहले। बार बार ये चीज़ बोलूँगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट है तो आप क्या है क्लास के बाद जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके बाद जो कल वाली क्लास होगी मंडे को टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित रखते हैं ना? अकबर, हर्षवर्धन, वाजिद अली शाह या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे इसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी भी है, किसी दिन क्लास में इसको ना बताएंगे आपको, बाई चांस अगर भूल जाते हो तो उसके लिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के दिखने वाले हैं, और इसमें भी आपको क्या है 10 सेकंड का ही टाइमर मिलने वाला है। अभी तक जितने भी लोग हैं ना क्वेश्चन जो है कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं या फिर जो भी हैं, तो अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे फ्लो को, और क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी करेंगे। तो आपको क्या है 10 सेकंड का टाइमर मिलेगा। क्वेश्चन मैं खुद पढ़ लेता हूँ, आपको क्या करना है आंसर जो है प्रश्न संख्या के साथ में, है ना, जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखे आप टाइप करना शुरू कर देंगे ए बी सी भी। जैसे अगर आपको करना कैसे, मान लो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है तो कॉमा लगा करके ऑप्शन बी लिख देंगे, या फिर कॉमा नहीं भी लगाएंगे तो 1B लिख देंगे, है ना। बाई चांस 3 है, दूसरे का सी सही है, दूसरे का सी, ऐसे लिख देंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली या शिमला? 10 सेकंड का ही टाइमर मिलेगा, इतना बहुत है, इनफ है इतना तो। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, या सामाजिक असमानता, पौध साक्षरता या जीवन प्रत्याशा? बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में आपको मैक्सिमम अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते होंगे जो बच्चे, उनको क्या है पता होंगे, कई बार वैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो है सामाजिक असमानता। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी जो है सबसे अधिक पाई जाती है? बेरोजगारी के बारे में भी बताया था, मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, है ना, कई सारे होते हैं। तो इनमें से जो है ग्रामीण इलाकों में क्या है सबसे अधिक जो है
कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है। इकोनॉमिक्स की क्लास जो है वो लास्ट ईयर हमने कंप्लीट करा दी थी, इस बार जो है नए बैचों में जो नए बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए नहीं शुरू की गई हैं, ठीक है, जल्दी उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे। तो ये जो है मौसमी और अदृश्य जो है दोनों देखने को मिलती हैं। क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल हमने थ्योरी में बता दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव, पी चिदम्बरम, डॉक्टर विमल जालान या डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है थोड़ी सी, है ना, बताएंगे किसी दिन क्लास में इसको भी। चलो, जो चीज़ें छूट जाती हैं या क्लास में बोलता हूँ बताने के लिए तो याद दिला दोगे तो जाहिर सी बात है उसका जो है आपको करा दिया करेंगे, ठीक है। तो मनमोहन सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव सूचकांक किसने बनाया था? UNDP, UNCTAD या ASEAN या IBRD, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो इसका आंसर जो है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है तो आपको अगर 10 सेकेंड भी मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। UNDP जो है मानव विकास सूचकांक उन्होंने बनाया था। आपको है दो क्वेश्चन आपके 2 टॉपिक रह गए हैं, एक केमिस्ट्री है और एक बायोलॉजी के क्वेश्चन है ना। 10 क्वेश्चन है, मतलब 5 इसके और 5 उसके। तो आपको भी इसमें भी 10 सेकंड का टाइमर रहेगा और आंसर जो है उसके अंदर ही देने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि बायोगैस सड़न जो है, बायोगैस सड़न से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन। तो टाइमर जो है ऑन हो गया है। ये भी जो है टॉपिक वाइज कराई जानी चीज़ें आपको, है ना। 5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो है ये भी टॉपिक वाइज कराई जानी, इसके और भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे आगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगला प्रश्न है, CNG को पारिस्थितिकीय मैत्रीपूर्ण जो है क्यों कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। इसका प्रमुख घटक जो है इथेन गैस है, या इसमें कार्बनिक मोनोऑक्साइड बहुत कम होती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है, इसमें होने वाली गैस पूर्ण रूप से जलते नहीं है और ये उत्सर्जन जो है इसका बहुत कम होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि इसमें हाइड्रोजन जो है कम मात्रा में होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और UPPSC 2012 का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, ठीक है। और जो भी अभी नए ज्वाइन हो रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पिछले मेगा क्विज़ हो चुके हैं ना, अभी तक ये मेगा क्विज़ 40 चल रहा है, इसके पहले जो हो चुके हैं उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन मान सबसे, मतलब किस ईंधन का मान जो है सबसे अधिक होता है? प्राकृतिक गैस, गैसोलीन, हाइड्रोजन या चारकोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, है ना, वो किसका अधिक है इसमें, ये पूछ रहा है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है उसका जो है कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ईंधन मान बोल सकते हो, काफ़ी अधिक होता है। तो निम्नलिखित में से ईंधन जो है तत्व नहीं है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या हीलियम। 4 ऑप्शन आपको इसमें दिख रहे हैं, इनमें से ईंधन का तत्व या फिर बोल सकते हैं इसमें जो है उससे ईंधन नहीं बना जाता, मान लो, है ना। कौन से ऐसे हैं ऑप्शन में? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, हीलियम जो है गैस, ये क्या है, ईंधन का प्रमुख सोर्स जो है नहीं माना जाता। यूरेनियम, थोरियम, है ना, रेडियम, ये सब क्या है, ईंधन के सोर्स है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सही है। नाइट्रोजन, जल गैस, कोयला और पेट्रोलियम। जीवाश्म के बारे में भी बचपन में ही पढ़ते आए थे, है ना। इसके बाद आप अगर NCERT करते हैं उसमें भी क्या है इसके बारे में पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, नाइट्रोजन। बायोलॉजी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बायोलॉजी में भी क्या है, मानव जो शरीर है इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि अभी लास्ट क्लासेस में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, इसलिए अब इसके क्वेश्चन जो है इंक्लूड करा दिए हैं मैंने। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बहुत आसान, ये तो पता ही होगा, है ना। तो इसके लिए तो टाइमर ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है। 206 जो है, मैं आपको बताता हूँ, 206 हड्डियाँ जो है मानव शरीर के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन इससे ही रिलेट करता है। अगला प्रश्न है हमारा, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका भी आंसर आपको इसलिए पहले दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मतलब आसान से ही क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइमर अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर बेकार है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 300 हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि बचपन में क्या होती है ना, हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, बाद में क्या होती है वो हड्डियाँ जो है यूनिटी बन के, यानी कि इकाई बन के, है ना, जुड़ जाती हैं वो। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियाँ होती हैं, या फिर बाहरी जो आवरण होता है ह्यूमन स्कल का, है ना, ऐसे होते हैं, ये कितने कितने भागों में डिवाइड होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 10, बी है 12, सी है 8 और डी है 30। इसके मैंने क्लास में जो है नाम भी बताया थे, है ना, 2 बगल साइड में, एक पीछे, अलग अलग नाम बताए थे उनका। तो जो भी क्लास अटेंड किए थे उनको पता होगा ये चीज़।
चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 अस्थियाँ होती हैं, मैंने बताया था 2 साइड में होती हैं, एक पीछे पार्श्व अस्थि है ना, ऐसे कुछ उसका नाम था। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों कितनी कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, टाइमर ऑन करता हूँ। इसमें होता क्या है, पसलियों की संख्या वैसे जो है, अभी आंसर बताने के बाद बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, जोड़े वाला जो वर्ड है ना, ये भूल जाते हैं, फिर फ्लो में इसको छोड़ देते हैं। इसका राइट आंसर जो है 12 हो जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम टाइम पे 24 खोजने लगते हैं। वो जोड़े, अगर जोड़े आ रहे हैं मतलब जॉइंट है ना, तो 12 ही उसको बोलेंगे, है ना, 24 नहीं गिनेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा, और आखिरी प्रश्न है आज का, कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। नाक की, नाखून या जबड़े की या स्टेपीज। ये तो आखिरी क्वेश्चन है, इसका तो मतलब गलत करना ही नहीं है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए जितने लोगों ने भी इसका आंसर जो है गलत कर दिया है, अब उनकी किस्मत की अब क्या बताएं, बट जिनका सही है तो उनके लिए बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है उनका सही है। ठीक है, तो आज के जो मेगा क्विज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे 50, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है या क्लासेस के बारे में कुछ भी जाननी है ना, या फिर नोट्स नहीं मिला है अभी तक, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो नोट्स दिए जाते हैं वो नहीं मिलता, आपको कुछ भी दिक्कत है ना, तो आपको क्या करना, नंबर देता हूँ मैं, उसी नंबर पर क्या है कॉन्टेक्ट कर लेना है। नंबर ये है 9172872281। ठीक है, 9172 772281। ये नंबर जो है व्हाट्सएप का ऑफिशियल नंबर है हमारे चैनल का। इस पर ही आपको कॉन्टेक्ट करना है। यहाँ पर लगभग 4 या 5 लोग हैं इस नंबर पे एक्टिव, तो कोई भी आपको रिप्लाई दे देगा यहाँ पर, है ना। और या फिर आप अगर इसको नंबर सेव, जिसके पास है सेव किया होगा, वहाँ पे आप जाओगे स्टेटस के थ्रू भी, या फिर इसके बिजनेस कैटलॉग में जाओगे ना, हर सब्जेक्ट के क्या है हमारे पीडीएफ अवेलेबल है वहाँ पर, वहाँ से आप ले सकते हैं। और कुछ भी डाउट या कुछ भी बोल सकते हैं कि नोट्स से या एग्जाम से कुछ भी है ना नहीं मिलता है आपको, अगर बाई चांस, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, उनसे बोलना कि हाँ आशीष सर का नंबर दे दो, तो आपको वहाँ से इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। वैसे स्क्रीन पर दिखाना सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। आप उनसे पूछ लेंगे, वो दे देंगे। अगर बाई चांस मैंने देख लिया तो मैं खुद आपको रिप्लाई कर दूँगा वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो है एक चीज़ और बता दूँ कि इस मेगा क्विज का जो पीडीएफ है ना, जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये आपको जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको जो है जो ये मेगा क्विज होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर जो चैनल का नाम है अक्कू ज्ञान तक सर्च करेंगे, वहाँ भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उसका पीडीएफ क्या है, जैसे ही क्विज या जैसे ही क्लास खत्म हो गई पूरा पीडीएफ आपको इजीली वहाँ पर एक्सेस आप कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात एक और चीज़ आपको बता दूं कि हमारे वेबसाइट जो है अक्कू ज्ञान तक pdfstore.com के नाम से है। इसको आप गूगल पर सर्च कर लेंगे अक्कू ज्ञान तक, तो ऊपर ही दिख जाएगा। वहाँ पर अभी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके जो नोट्स हैं उस पर क्या है 99% तक, है ना, 90 से लेकर के 99% तक जो है डिस्काउंट वहाँ पर अवेल कर दिया गया है, वहाँ पर शुरू हो गई है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, पेमेंट में नहीं हो पा रहा, जिन बच्चों को पेमेंट नहीं हो पाता है वो अपनी तरफ से हम पेमेंट करके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे, बट उसका एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों का कुछ भी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कत है जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं कुछ भी, अगर वेबसाइट पर, वैसे तो फ्री है, पैसे इसलिए लगाए हुए हैं वेबसाइट पर कि आपको उसका थोड़ा सा केयर करते हो ना, अदरवाइज लगभग सारे नोट्स हम फ्री में देते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर कुछ बच्चों का दिक्कत है वहाँ पर, या फिर 5 रुपये 10 रुपये ऐसे कुछ होंगे 20 रुपये तक, तो अगर वो अवेलेबल नहीं करा पाते हैं या फिर कुछ भी दिक्कत आ रही है वहाँ पर, है ना, पेमेंट नहीं हो पाता है, कुछ भी कारण है, तो आप हमें बताएं, हम पेमेंट उसका करेंगे अपनी तरफ से और आपको नोट्स वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके ही जाना है आपको, है ना। और मेगा क्विज़ इसके पहले जितने भी हुए हैं, मेगा क्विज़ 40 चल रहा है, ये 40वां नंबर है इसका, इसके पहले जितने भी मेगा क्विज़ हो चुके हैं उसको क्या करना है आपको, एक एक करके देख लेना है जब भी टाइम मिले आपको, है ना, जब भी फ्री होते हैं आप उसको भगा करके, क्योंकि अभी 20 सेकंड का टाइमर चलता है, 30 सेकंड का टाइमर चलता है, उसमें आपको टाइम वेस्ट ना करो। आपको क्या है क्वेश्चंस और आंसर जो है एग्जैक्ट देखने रहेंगे, है ना, क्विज तो हो नहीं, अभी लाइव चल रहा होता है तो ठीक है आप टाइमर कर अकॉर्डिंग करते हो, नहीं चल रहा है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो। और सब्जेक्ट वाइज भी आपको प्लेलिस्ट पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं हम। ठीक है, बाकी एक चीज़ और बताते हैं कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, है ना, टेलीग्राम, इनसे जुड़ना है तो आप ये पीडीएफ जो आपको मिलेगा उसमें सारे लिंक रहेंगे, और नंबर भी आपको मैंने अवेलेबल करा दिया है, कुछ भी डाउट हो तो वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले मेगा क्विज़ में या अगले किसी भी क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।